हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी कि इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अपने चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य। तो इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं रोमन साम्राज्य की बात करूँ तो रोमन साम्राज्य कोई एक जगह तक सीमित नहीं था, इसका विस्तार काफी दूर दूर तक था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 3 महाद्वीपों तक फैला था। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? पहला यूरोप, दूसरा पश्चिमी एशिया, तीसरा उत्तरी अफ्रीका। इसलिए इस चैप्टर का नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रखा है, क्योंकि ये 3 महाद्वीपों तक फैला था। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाओगे। पहला, किसका गठन किस प्रकार से हुआ। दूसरा, यहाँ पर कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियों ने शासन किया। और तीसरा, कि यहाँ पर कौन कौन से सामाजिक समूह रहते थे। और यहाँ पर आप दास श्रम के बारे में जानोगे और बहुत कुछ जानने वाले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अब आगे इसके बाद आगे मैं बात करूं, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री हमेशा सोर्स बेस्ड होती है। मतलब कि जो भी हिस्ट्री लिखी जाती है वो किसी न किसी स्रोत पर आधारित होती है, किसी न किसी सोर्स को आधार मानकर लिखा जाता है। तो वैसे जब हम रोमन साम्राज्य की बात करते हैं तो ये नहीं कि हवाबाजी में सब लिख दिया, तो इसको भी किसी न किसी सोर्स के आधार पर लिखा होगा। तो हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य के स्रोत की, किस प्रकार से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चला है। तो रोमन साम्राज्य के स्रोत सामग्री को हम 3 भागों में रखते हैं। पहला, पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख दस्तावेज, तीसरा भौतिक अवशेष। तो हम बात करें पाठ्य सामग्री की या पाठ्य स्रोतों की, तो इसमें आ जाएगा पहला वर्ष वृत्तांत। तो वर्ष वृत्तांत क्या है? तो उस टाइम के व्यक्ति द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जो कि हर साल लिखे जाते थे, जिसको हम ये कहते हैं वर्ष वृत्तांत हम कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा खत, व्याख्यान, प्रवचन, कानून। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके पाठ्य सामग्री हो जाएगा, जिससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करें दस्तावेज की, तो दस्तावेज हमें अभिलेखों के रूप में और पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपि के रूप में मिले हैं। ठीक है, अब अभिलेख क्या होता है? जो कि हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है उत्कीर्ण करके। आपके स्क्रीन पर इमेज लगा दूंगा अभिलेख की, तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार के हमें दस्तावेज मिले हैं अभिलेख के रूप में। दूसरा, पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपि के रूप में। अब पेपायरस पेड़ क्या है? तो पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा है जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे पर उगता है। ठीक है, जिससे क्या भाई लेखन कार्य में प्रयोग किया जाता है। आया समझ? तो हमें क्या इसके रूप में दस्तावेज मिले हैं। और आगे मैं बात करूं तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि मैं 630 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अधिकतर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक का जो भी विशाल एरिया है, इस पर 2 साम्राज्यों का शासन था। पहला रोम, दूसरा ईरान। ठीक है, अब रोम और ईरान की बात करें तो यहाँ के लोग आपस में लड़ते ही रहते थे यार। आपस में एक दूसरे के काफी प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे। ठीक है, और ये दो साम्राज्य की हम बात करें, ईरान साम्राज्य हो गया, रोमन साम्राज्य हो गया, तो दोनों एक दूसरे के कहाँ थे? समीप थे बिल्कुल। ठीक है, पास पास थे, ज़्यादा दूर ये नहीं थे। तो इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक मैप आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप देखो और अफ्रीका महाद्वीप देखो। तो इसके बीच में एक समुद्र है जो कि क्या इन दोनों को अलग करता है, उसका नाम है भूमध्य सागर, जो कि हम बात करें पश्चिम स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। ठीक है, और जो भूमध्य सागर है उस टाइम पर रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था इसको। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क का बनता है कि उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लिक करना चाहिए माइंड में, भूमध्य सागर। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो रोमन साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण 2 नदियों द्वारा होता था। पहली राइन नदी, दूसरी डैन्यूब नदी। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो सार नामक रेगिस्तान द्वारा इसका निर्धारण होता था। ठीक है, और आगे एक बात और, जो भूमध्य सागर के आसपास जितना भी एरिया है ना, उस पर नियंत्रण किसका होता था? भूमध्य सागर का होता था। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है काफी, तो आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात कर लेते हैं भाई कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो भी इलाका है पूरा, उस पर ईरान का नियंत्रण था। ठीक है, ईरानी साम्राज्य उसका नियंत्रण यहाँ पर था। ठीक है, आगे समझ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, साम्राज्य का आरंभिक काल। तो अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य के काल की, तो उसको हम 2 भागों में रखते हैं। पहला पूर्ववर्ती और दूसरा परवर्ती। अब ये किस बला का नाम है समझो यार, काफी इजी है। तो पूर्ववर्ती क्या, परवर्ती क्या है? तो पूर्ववर्ती और परवर्ती के बीच में आता है एक 3री शताब्दी का समय। अब जो 3री शताब्दी है ना, तो उससे जो पहले का टाइम पीरियड उसको पूर्ववर्ती कह दिया गया, और जो 3री शताब्दी से बाद का टाइम पीरियड उसको हमने परवर्ती कह दिया। ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए। अब 3री शताब्दी में क्या था, यहाँ पर पढ़ एक संकरण। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे जो पहले का टाइम पीरियड उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, उसके बाद जो टाइम पीरियड है उसको परवर्ती कहते हैं। सिंपल। ठीक है, आया समझ। अब आगे हम बात करें
तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही रोमन साम्राज्य, ईरान साम्राज्य के बारे में बताया किस प्रकार से दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे। तो यहाँ पर हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण था ईरान साम्राज्य के मुकाबले। और इसी टाइम पीरियड में क्या था, ईरान पर पहले पारथियाई राजवंश ने शासन किया, उसके बाद ससानी राजवंश ने शासन यहाँ पर किया। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें फिर से रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, अनेकों भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन हम बात करें केवल प्रशासनिक कार्यों की, तो यहाँ पर लातीनी और यूनानी भाषा ही प्रयोग में लाई जाती थी। और जो रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग यूनानी भाषा बोलते थे और लिखते थे। और हम बात करें पश्चिमी भाग की, तो पश्चिम में लातीनी भाषा बोलते थे और लिखते थे। ठीक है, कि आपको डाउट नहीं करना, यहाँ पर पूर्वी भाग में यूनानी और पश्चिम में लातीनी। ठीक है, आया समझ। अब इसके आगे हम क्या बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बात बताइए कि जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र शासक की प्रजा थे, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो। मैं आपको बताया यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन यहाँ क्या था कि जो भी लोग साम्राज्य में रहते हैं वो एकमात्र शासक की क्या थी, प्रजा थी। ये नहीं कि वो कह रहा है कि मेरा राजा अलग होगा, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मेरा राजा इस भाषा का होगा। ठीक है, जो ये बोलता हो वही मेरा राजा होगा, ऐसा नहीं था। वो कोई सी भाषा बोलते हो वो मैटर नहीं करता, जो शासक है उसी की प्रजा है। ठीक है, साम्राज्य में जो एकमात्र शासक है उसी की प्रजा वो मानी जाती थी। ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 प्रमुख खिलाड़ी की, किसकी, 3 प्रमुख खिलाड़ी की, जो कि किसमें थे, रोमन साम्राज्य में थे। ठीक है, जो हम रोमन साम्राज्य के इतिहास में पढ़ते हैं, सम्राट, सेनेट और सेना। तो पहले हम बात करते हैं सम्राट की। तो प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे हम प्रिंसिपेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो सम्राट ऑगस्टस थे, ये ऑगस्टस कौन थे, ये जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, आया समझ। तो उसको हम क्या दत्तक पुत्र कह देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, 27 ईसा पूर्व में अपना राज्य स्थापित करा, उसको हम प्रिंसिपेट कहते हैं, प्रिंसिपेट कहा जाता था। ठीक है, आया समझ। तो इससे पहले क्या था, यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी। ठीक है, अब गणतंत्र क्या था यहाँ पर रोमन साम्राज्य में, तो गणतंत्र यहाँ पर मतलब था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें असली सत्ता, असली जो पावर है यहाँ पर सेनेट के पास। सेनेट क्या एक संस्था थी। ठीक है, इस पर क्या ये क्या करती थी, पूरे नियंत्रण में रखती थी पावर को अपने हाथ में। ठीक है, आया समझ। तो ये क्या थी, सेनेट के पास ये पावर थी, जो कि रिपब्लिक, जब साम्राज्य रिपब्लिक था जिस टाइम पर ये होता था। ठीक है, कब से कब तक रिपब्लिक यानी गणतंत्र कब से कब तक था, 500 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर आपको ईसा पूर्व में अंदर नहीं पता तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है ना, तो बाकी इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सम्राट की बात करते हैं, मैं कहाँ सेनेट में पहुँच गया, लेकिन वो समझाना जरूरी था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, सम्राट ऑगस्टस के बारे में बता दिया। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, वैसे तो राजा शक्तिशाली था। ठीक है, लेकिन सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन था, राजा ही था। लेकिन इस कल्पना को जीवित रखा गया कि जो राजा है वो एक प्रमुख नागरिक है। ठीक है, मतलब प्रमुख समान नागरिक है, जो नागरिक उस साम्राज्य में थे उनके ही समान है। ऐसा क्यों करता था वो, क्योंकि ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए कहा गया था। ठीक है, क्योंकि इस बात से मैटर करता था कि वो शासक कैसा है, कि वो सेनेट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो अच्छा शासक माना जाता था, बेकार व्यवहार कर रहा है तो वो बेकार शासक माना जाता था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बाकी आपको तो ध्यान रखना है, वैसे तो राजा शक्तिशाली होता था और सत्ता का वास्तविक स्रोत भी था, लेकिन वो इस कल्पना को, इस भ्रम में क्या लोगों को रखता था कि वो क्या है, एक राजा का एक प्रमुख सामान्य नागरिक ही है। ठीक है, तुम्हारी तरह ही। आया समझ। तो ये तो सेनेट के बारे में हो गया, थोड़ा हम बात कर लेते हैं अब, सॉरी शासक के बारे में हो गया, हम बात करते हैं सेनेट के बारे में। तो अगर बता ही चुका हूँ, जब गणतंत्र यहाँ पर था तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसमें वास्तविक सत्ता, जो वास्तविक पावर थी, रियल पावर किसके पास थी, सेनेट के पास थी। अब सेनेट एक संस्था है। अब सेनेट के अंदर लोग कौन से थे, सेनेट में थे भाई जो अमीर परिवार के लोग हैं, यानी कि बता देता हूँ मैं आपको, तो सेनेट में धनवान परिवारों का लोगों का एक छोटा सा वर्ग शामिल था। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग कहते हैं। ठीक है, जो धनवान लोग थे, धनवान लोगों का छोटा सा समूह जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गणतंत्र कब से कब तक था पता है आपको, कि 509 बीसी से 27 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, सेनेट की सदस्यता है वो जीवन भर चलती थी। इसमें धन और पद प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया जाता था, मतलब कि पैसा किसके पास कितना है। ठीक है, यहाँ पर धन पर बहुत जोर दिया जाता था और पद प्रतिष्ठा पर काफी बल दिया जाता था। सेनेट में कुलीन और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, कुलीन और अभिजात वर्ग दोनों अमीरी के ये वर्ग होते हैं। ठीक है, कुलीन और अभिजात वर्ग। और बाद में इसमें इतावली जमींदार भी शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये 1 मार्क में आ सकता है कि इसमें बाद में कौन शामिल हुआ, तो आपको याद रखना इतावली जमींदार इसमें शामिल हुए। ठीक है, और इसके आगे जो बात आ रही है वो आपको बताई चुका ऑलरेडी,
कि जो सम्राट है उसकी परख किस बात पर की जाती थी कि वो सेनेट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार वो रखता था। ठीक है, जो सेनेट के सदस्यों के प्रति बुरा व्यवहार करता था उससे बुरा सम्राट माना जाता था, और जो अच्छा व्यवहार करता था उसको अच्छा भाई सम्राट माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी सम्राट की, सेनेट की, जो कि भाई साम्राज्य में शासन करते थे। इसके बाद तो यहाँ पर हमने बात कर ली सम्राट की और सेनेट की। अब हम बात करते हैं सेना की। ठीक है, तो हम बात करें फारस के साम्राज्य की। अब ये कौन साम्राज्य आ गया भाई, हम तो दो साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, ईरान साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। अरे भाई फारस की मतलब ईरान साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। फारस मतलब यहाँ पर ईरान साम्राज्य से ही है। ठीक है, तो फारस के साम्राज्य में बलत भर्ती वाली सेना थी। बलत मतलब जबरन, यानी जो जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया हो, मतलब लोगों को पकड़ा चल भाई सेना में भर्ती हो जा। ठीक है, यानी कि जबरन भर्ती कर लिया गया हो। लेकिन हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। ठीक है, व्यावसायिक यानी कि उनको पैसा भी दिया जाता था भाई टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि उनको वेतन दिया जाता था, और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, मेनली जो व्यक्ति सेना में भर्ती है उसको 25 तक की एज तक भाई क्या करनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी। उसके बाद रिटायरमेंट, मौज लेगा ज़िंदगी के। उसके बाद आगे हम बात करें, चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। कितने? 6 लाख सैनिक। अब चौथी शताब्दी कब से कब तक होती है ये तुमको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसने नहीं बताना मैं समझूंगा भाई उसका पढ़ने का मन करता है नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आगे हम बात करें, लेकिन क्या था भाई, सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते थे। किसके लिए? और अच्छा पैसा चाहिए भाई। ठीक है, उसके लिए और सेवा शर्तों के लिए, मतलब कि जो उनको सर्विस मिल रही है उससे उसकी कुछ और शर्तें उनको चाहिए होंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, लगातार आंदोलन करते थे, और कभी कभी सैनिक विद्रोह भी कर देते। ठीक है, मतलब कि हिंसा पर भी आ जाते थे। ठीक है, विद्रोह भी कर देते थे। वो सेनेट सेना से ये करती थी, घृणा करती थी। जो सैन अभी क्या थी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो सेनेट क्या करती, सेना से घृणा करती थी और सेना से डरती भी थी। ठीक है, अगर शासक सेना पर नियंत्रण ना कर पाए तो गृह युद्ध भी हो सकता था। ठीक है, जो शासक है भाई अगर सेना पर क्या ना करें, नियंत्रण ना करें, तो गृह युद्ध भी हो सकता है, यानी साम्राज्य के अंदर लड़ाई भी हो सकती है। हम गृह युद्ध किसे कहते हैं, वो एक सीमा के अंदर होता है। ठीक है, उसको हम गृह युद्ध कह देते हैं। तो अगर शासक नियंत्रण ना कर पाए तो उस भाई गृह युद्ध भी हो सकता था। समझ रहे हो ना। तो सेना भाई सेना से डरती थी और घृणा भी करती थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें तो इस साम्राज्य के विस्तार लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।